Good morning, everyone. Up to now, we have discussed about the menstrual cycle and the fertilization and implantation in process in the human body. अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने menstruation cycle के बारे में जाना कि menstruation cycle after each 28 to 29 days पे repeat होती है in human females and along with that we have studied about the fertilization and implantation process. That is, what is the fertilization process? उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जाइगोट का क्लीवेज कैसे होके एम्ब्रियो कैसे बनता है, मींस ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनता है, एंड इम्प्लांटेशन प्रोसेस मींस वो बॉडी वो यूट्रस से अटैच कैसे होता है, किस फॉर्म में वो जाके कैसे वो यूट्रस से अटैच होता है विद हेल्प ऑफ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स एंड यूट्रस the endometrium layer of uterus cover the whole blastocyst and make it embedded in the uterus और उसे uterus में embed कर देता है. That leads to the condition of pregnancy. उससे क्या होती है, वो pregnancy condition को show करता है. Up to now it is clear that here that implantation process completes here. But now we are going to talk about the process of pregnancy and embryonic development. After completing the process of implantation leads to pregnancy. हमने कल के लेक्चर में ही देखा था कि implantation प्रोसेस हुआ और फिर pregnancy condition show हो गई. Then after getting the pregnancy condition, we are now going to talk about the pregnancy condition, and along with that we are going to talk about the embryonic development, how embryo develops in the uterus. So let's start. After implantation, finger-like projection appear on the trophoblast called chronic villi. जब implantation की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ओपन हो जाते हैं, जिसे क्रोनिक विलाई या प्लेसेंटल विलाई के नाम से जानते हैं. ऐसा डायग्राम में दिख रहा है. That's known as chronic villi or placental villi, which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. जो किससे ढका हुआ होता है, यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से वो चारों तरफ से सराउंडेड रहता है, चारों तरफ से ढका हुआ रहता है. ठीक है. The chronic villi and uterine tissues become interdigitate with each other and jointly form a structure and functional unit between developing embryo, fetus and maternal body called placenta. The chronic villi and the uterine tissue become interdigitate with each other. फिर क्या होता है, जो chronic villi होता है, जो यूट्रस के टिश्यूज होते हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसा जुड़ जाएंगे, ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी फॉर्म कर लेंगे and jointly form a structure and functional unit between developing embryo, fetus and maternal body called placenta. और क्या करते हैं, वो एक दूसरे से जुड़ के एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो क्या करता है, जो फोइटस को मैटरनल बॉडी से अटैच करता है, विच इज नोन एज प्लेसेंटा. प्लेसेंटा क्या करता है, ये क्या है, ये यूट्राइन वॉल प्लेसेंटल विलाई मींस क्रोनिक विलाई, दोनों से मिला हुआ एक स्ट्रक्चर है, ये दोनों से मिल के बना हुआ एक स्ट्रक्चर है. एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इट ये क्या करता है, ये फोइटस को मींस एम्ब्रियो को और मैटरनल बॉडी मदर बॉडी से अटैच करता है विद द हेल्प ऑफ इट स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज प्लेसेंटा फॉर्म बाय द क्रोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यूज. कैसे बनता है वो प्लेसेंटा, वो यूट्राइन टिश्यू और क्रोनिक विलाई के कॉम्बिनेशन से बनता है. द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड आल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो. ये प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा जो है ये क्या हेल्प करता है, प्लेसेंटा हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो. क्या करता है ये प्लेसेंटा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई एम्ब्रियो तक पहुंचाता है, और तो और कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट मटेरियल्स एक्सक्रीटेड बाय एम्ब्रियो, जो वेस्ट मटेरियल्स एम्ब्रियो द्वारा एक्सक्रीट किए जाते हैं उसे रिलीज करता है आउट ऑफ द बॉडी, उसे एम्ब्रियो से बाहर की तरफ भी लेके जाता है. और along with that the placenta is connected to the embryo through an umbilical cord which helps in the transport of substances to and from the embryo. और तो जो प्लेसेंटा होता है वो एम्ब्रियो से किसके द्वारा जुड़ा होता है, एम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है. और एम्बिलिकल कॉर्ड क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में मदद करता है. एम्ब्रियो से कुछ भी लेके जाना हो या एम्ब्रियो तक कुछ भी लेके आना हो तो ये एम्बिलिकल कॉर्ड उसमें हेल्प करेगा जो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है. ठीक है.
Placenta also act as endocrine tissue and produces several hormones like human chronic gonadotrophin. जो प्लेसेंटा है ये क्या करता है, ये इंडोक्राइन टिश्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है, ये एक इंडोक्राइन टिश्यू के फॉर्म में होता है। और हमें पता है कि इंडोक्राइन टिश्यूज क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और वो इंडोक्राइन हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। ये जो प्लेसेंटा है ये भी इंडोक्राइन टिश्यू के रूप में एक्ट करता है और कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन HCG ये रिलीज करता है प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा रिलीज करता है। और तो और उसके साथ ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन HPL ये हार्मोन भी रिलीज करता है। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और जो हार्मोन्स हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये प्लेसेंटा द्वारा एक एंडोक्राइन टिश्यू के रूप में एक्ट करता है, उसके द्वारा ही रिलीज किया जाता है ये हार्मोन्स। एंड अलोंग विद दैट उसके साथ साथ लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में जब प्रेगनेंसी अपने जब थोड़ा और आगे बढ़ जाती है, प्रेगनेंसी कंडीशन और थोड़ी आगे हो जाती है, तो क्या होता है, ये हार्मोन का रिलैक्सिन इज आल्सो सीक्रेटेड बाय द ओवरी। तो ओवरी क्या करता है, ओवरी एक हार्मोन को रिलीज करता है विच इज नोन एज रिलैक्सिन। रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन को रिलीज करता है when pregnancy condition reaches to a lateral phase। जब प्रेगनेंसी कंडीशन थोड़ी और आगे लेटरल फेज में पहुंचती है तब ओवरी एक हार्मोन को रिलीज करता है विच इज नोन एज रिलैक्सिन। उस हार्मोन का क्या नाम है, रिलैक्सिन। एंड यू मस्ट नो दैट HCG means human chronic gonadotrophin, HPL human placental lactogen and relaxin in women are produced only during pregnancy। जो तीन हार्मोन्स हैं मीन्स HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन एंड रिलैक्सिन इज ओनली रिलीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन ए वुमन। वुमेन्स में ये ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंडीशन में ही ये रिलीज होती है, नॉट ऑल टाइम और एनीवेयर। हर टाइम हर बार ये नहीं रिलीज होती हैं, ये सिर्फ ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी ही ये तीनों हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। The levels of other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are increased several folds in the maternal blood। जो हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्ट्रोजेंस, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, जो अदर हार्मोन्स होते हैं बिसाइड दिस थ्री, इन तीन के अलावा जो और हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं वो भी ड्यूरिंग मैटरनल प्रेगनेंसी के कंडीशन में वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज अमाउंट में रिलीज होते हैं। और मैटरनल ब्लड इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन मैटरनल ब्लड, और मैटरनल ब्लड में बहुत ही अधिक मात्रा में ये पाए जाते हैं ये हार्मोन्स। और तो और इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्यों जरूरी है, जो इतने ढेर सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं ये बहुत ही जरूरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फोइटस के ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है, मदर बॉडी के मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है, और तो और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ताकि प्रेगनेंसी कंडीशन अच्छे से बनी रहे, सुचारू रूप से चलती रहे, उसके लिए इन हार्मोन्स का अधिक मात्रा में रिलीज होना बहुत ही जरूरी है। And immediately after implantation, the inner mass of cell embryo differentiate into one outer layer called ectoderm and inner layer called endoderm। जैसे ही इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है, मीन्स जो इनर मास ऑफ सेल होते हैं दैट इज एम्ब्रियो जो होता है, जैसे ही इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है वो यूट्रस से अटैच हो जाता है, तो फिर वो एक दो लेयर का फॉर्मेशन करता है। इसका आउटर लेयर क्या कहते हैं, आउटर लेयर इज नोन एज एक्टोडर्म एंड इनर लेयर इज नोन एज एंडोडर्म। जैसे ही इनर मास ऑफ सेल मींस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, तो एम्ब्रियो जो होता है वो दो लेयर का फॉर्मेशन करता है। आउटर लेयर इज नोन एज एक्टोडर्म एंड द इनर लेयर इज नोन एज एंडोडर्म। दो लेयर्स का फॉर्मेशन करता है। एंड ए मेसोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और तो और जैसे ये दोनों लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, इनके बीच में एक मेसोडर्म की लेयर भी दिखने लगती है। मींस कंप्लीटली 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। outer layer ectoderm, middle layer endoderm and outer layer ectoderm, middle layer mesoderm and inner layer endoderm। मेनली 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। These 3 layers give rise to all tissues organs in adult। और यही तीनों लेयर क्या करती हैं,
टिश्यू और ऑर्गन का फॉर्मेशन करती हैं उस सेल में, ठीक है। गिव राइज टिश्यू एंड ऑर्गन्स इन एडल्ट। जो बच्चा जो फोइटस है एम्ब्रियो ग्रो करेगा तो उसमें टिश्यू और ऑर्गन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो इन्हीं 3 लेयर्स से होता है, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म, ठीक है। It needs to be mentioned here that the inner mass of cell contains certain cells called stem cells which have potency to give rise to all tissues and organs। और हमें ये बात जरूर मेंशन करनी चाहिए, हमें जरूर मालूम होना चाहिए कि जो इनर मास ऑफ सेल होता है ना उसके पास कुछ और सर्टेन सेल्स होते हैं विच इज नोन एज स्टेम सेल्स। जो इनर मास ऑफ सेल्स होता है दैट इज द इनर मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, इनर सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट होते हैं, उनके पास कुछ और सर्टेन सेल्स होते हैं, कुछ और स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसे हम स्टेम सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। दैट वन इज नोन एज स्टेम सेल। और वो क्या करते हैं, उनके पास इतनी पावर होती है, उनके पास इतनी पोटेंसी होती है कि वो टिश्यूज और ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं एम्ब्रियो में। क्या करते हैं, वो एम्ब्रियो में टिश्यू और ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ। ह्यूमन प्रेगनेंसी का क्या ड्यूरेशन है, ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 मंथ तक होती है। एंड इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हर्ट इज फॉर्म्ड। और जब ह्यूमन की प्रेगनेंसी जो होती है वो 9 मंथ तक होती है, 9 मंथ का ड्यूरेशन होता है, तो आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी का 1 मंथ कंप्लीट होता है तो एम्ब्रियो का हर्ट, ह्यूमन बेबी का हर्ट फॉर्म हो चुका होता है, मीन्स बन चुका होता है। एंड द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फोइटस में बी लिसन्ड बाय हर्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। और हम जब हर्ट बन चुका होगा, हर्ट पंप कर रहा होगा, तो फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो मींस फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फोइटस हम देख सकते हैं। स्टेथोस्कोप की मदद से हम 1 महीने बाद अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन के स्टमक पे स्टेथोस्कोप को ध्यान से सुने, ठीक है, तो हमें बेबी के हर्ट बीट सुनाई पड़ती है, क्योंकि आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ के बाद हर्ट जो होता है बेबी में वो बन चुका होता है, वो कंप्लीटली फॉर्म हो चुका होता है, ठीक है। एंड द फर्स्ट By the end of the second month of pregnancy, the fetus develops limb and digits। और तो और जब सेकेंड मंथ खत्म होता है प्रेगनेंसी का, तब तक fetus के पास पैर और डिजिट्स मीन्स फिंगर्स और टोज ये सब भी आ जाते हैं, ये सब भी बन गए होते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 12 वीक जानते हैं प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, 12 वीक अगर कंप्लीट होता है तो उसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के नाम से जानते हैं। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, फॉर एग्जांपल लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। जब 12 वीक्स की टाइम ड्यूरेशन बीत जाती है, मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, तब तक बेबी के अंदर बहुत चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल लिम्स और जो एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं वो सब वेल डेवलप्ड कंडीशन में हमें दिखाई पड़ते हैं, सॉरी दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि देखना इलीगल है, बेबी का कुछ भी पार्ट देखना है, बेसिकली सेक्स पता करना इलीगल होता है, इसीलिए हम ये सब बस जानते हैं कि हाँ इतने टाइम ड्यूरेशन में बेबी का फोइटस का डेवलपमेंट इतना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या डेवलप हुआ, लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फोइटस एंड अपीयरेंस ऑन हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। तो क्या होता है, फिर क्या लिख रहा है, जो फर्स्ट मूवमेंट होता है बेबी का मीन्स फर्स्ट किक ऑफ द बेबी एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड, और हेयर जो हेयर्स आते हैं हेड पे वो कब देखे जाते हैं, आफ्टर द 5th मंथ, 5वें महीने के बाद क्या बेबीज के हेड पे हेयर्स आ जाते हैं, अलॉन्ग विद दैट उसके साथ वो फर्स्ट किक भी अपीयर करता है, मीन्स लिम्स मूवमेंट भी शो करते हैं, ठीक है। एंड बाय द एंड ऑफ 24 वीक, एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर, द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, eyelid सेपरेट एंड आई लैसेस आर फॉर्म्ड। और जब 24 वीक्स का टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जब 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो 24 वीक सेकेंड ट्राइमेस्टर के नाम से जाना जाता है। और इस पीरियड तक 24 वीक के पीरियड तक क्या होता है, वो उस बेबी के पास बेबी की पूरी बॉडी कुछ फाइन हेयर से कवर हो जाती है, ठीक है, आईलिड सेपरेट हो जाती हैं, आई लैसेस फॉर्म हो जाते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फोइटस इज फुली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर डिलीवरी। और जब प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स मीन्स प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे कंप्लीट हो जाते हैं
तब क्या होता है, तब वो जो बेबी होता है, फोइटस होता है, वो कम्प्लीटली डेवलप हो चुका होता है और इट इज़ रेडी फॉर द डिलीवरी। फिर वो मदर बॉडी से बाहर आने के लिए तैयार हो चुका होता है, वो कम्प्लीटली वेल डेवलप्ड हो चुका होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हमने इस प्रोसेस में क्या जाना कि प्रेगनेंसी की कंडीशन क्या होती है, कितने मंथ्स तक लास्ट करती है, कितने मंथ्स का ड्यूरेशन होता है, और उसी के साथ साथ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में कैसे होता है। बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, मीन्स डिलीवरी ऑफ द बेबी फ्रॉम मदर बॉडी टू आउटसाइड एंड लैक्टेशन मिल्किंग प्रोसेस। अब हम पार्चुरेशन और लैक्टेशन की बात करेंगे, विच इज द लास्ट स्टेप इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, जो कि क्या है, लास्ट स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ह्यूमन बीइंग्स में। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months, विच इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। जो एवरेज ड्यूरेशन है ह्यूमन प्रेगनेंसी का, जो 9 month का ड्यूरेशन है, उसे हम गेस्टेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। एंड वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेस एक्सप्लोजन एंड डिलीवरी ऑफ द फोइटस। और जो वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस मीन्स जब प्रेगनेंसी कंडीशन एंड होती है, मीन्स 9th month कंप्लीट होते हैं, फिर यूट्रस जो होता है वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। यूट्रस के जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करते हैं ताकि क्या हो सके, ताकि बेबी की डिलीवरी आसान हो सके। और इसीलिए क्या होता है, जब वो वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे तो डिलीवरी ऑफ द फोइटस मीन्स बेबी की डिलीवरी होती है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फोइटस, दैट इज चाइल्ड बर्थ, इज कॉल्ड पार्चुरेशन। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस नोन एज पार्चुरेशन, मीन्स द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ और द डिलीवरी ऑफ द फोइटस इज नोन एज पार्चुरेशन, विच इज डन बाय द वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। क्या होता है, जब 9 month प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है तो फिर जो यूट्रस है वो वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नेचर शो करेगा, बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट अपने आप को करेगा। जब ये पार्ट है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर बेबी डिलीवरी के लिए बाहर ढकेला जाएगा ना, तो फिर डिलीवरी की प्रोसेस को इजी करता है और डिलीवरी होती है। और जो डिलीवरी बेबी की होती है उसी प्रोसेस को हम पार्चुरेशन के नाम से जानते हैं। द पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। और पार्चुरेशन कैसे होता है, ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा होता है। द सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फोइटस एंड द प्लेसेंटा, which include mild uterine contractions called foetal ejection reflex। ठीक है, ये जो पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। और ये इसका सिग्नल कहाँ से मिलता है कि पार्चुरेशन का टाइम आ गया है, इसका सिग्नल हमें फोइटस से मिलता है। ठीक है, इसका सिग्नल फोइटस और प्लेसेंटा से हमें दोनों से मिलता है। कैसे मिलता है, हमें कब मिलता है, जब फोइटस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है और जो उसका प्लेसेंटा होता है वो क्या करता है, जब फोइटस पूरी तरह डेवलप हो जाएगा फिर उसका प्लेसेंटा माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को शो करेगा। उसके प्लेसेंटा में भी कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस शो होगी जिसे हम कहते हैं फोइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और यही फोइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की सिग्नल है जिससे पता चलता है कि पार्चुरेशन की टाइम आ चुकी है। ठीक है, दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। और इससे क्या होता है, जो मैटरनल मदर बॉडी का पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उससे एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज नोन एज ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इससे क्या होता है, जब ये फोइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स प्रोसेस होगा तो ये मैटरनल पिट्यूटरी मीन्स मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज करेगा विच इज नोन एज ऑक्सीटोसिन। एंड ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल्स एंड कॉजेस स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और फिर ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होके कहाँ जाएगा, ये जो यूट्राइन मदर का यूट्राइन सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उस पर जाके एक्ट करेगा और इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस शो होती है। मीन्स कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस जो वाइग्रस थी वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एंड strong vigorous process which
इन टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। और इससे क्या होता है, जब वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा यूट्रस मदर का, तो उससे और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है, ठीक है। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कॉन्टिन्यूज रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। और जैसे ही यूट्राइन का यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, तो उसी तरह ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन भी बढ़ जाता है। तो फिर जितना ऑक्सीटोसिन सिक्रीट हुआ उतना यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जितना यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस शो करेगा, उतना ही ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, उतने ही ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। दिस लीड्स टू द एक्सक्लूजन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। और ये क्या करेगा, इससे क्या होगा, इससे जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है, इससे जो फोएटस है, जो बेबी है, वो बर्थ कैनाल द्वारा बॉडी के बाहर आएगा, दैट इज पार्चुरेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी। एंड along with the delivery of the baby placenta also comes out। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा, तो ये जो बर्थ कैनाल है, यहाँ से पार्चुरेशन की प्रोसेस होगी, मींस डिलीवरी ऑफ द बेबी हो जाएगी। और तो और जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है, तो प्लेसेंटा ऑल्सो कम्स आउट, प्लेसेंटा भी उसके साथ अटैच फॉर्म में बाहर आ जाता है, ठीक है। द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल undergo differentiation during pregnancy and start producing milk towards the end of pregnancy by the process called lactation। तो जो मेमरी ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, मेमरी ग्लैंड इज आल्सो द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। उस तो क्या करता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के कंडीशन में जो मेमरी ग्लैंड होता है, वो डिफरेंशिएशन प्रोसेस को जाके जब प्रेगनेंसी कंडीशन एंड तक पहुंचती है, तो वो मिल्किंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, वो मिल्क बनाने की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क को प्रोड्यूस करने लगता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन प्रोसेस द्वारा। जब प्रेगनेंसी एंड तक पहुंचती है, तो उसी समय लैक्टेशन प्रोसेस द्वारा मिल्क का प्रोडक्शन भी होने लगता है, एंड दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। और ये क्या मदद करता है, जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, वो मदर को हेल्प करता है कि वो जो न्यू बॉर्न बेबी है उसे फीड कर सकें, उसे वो मिल्क प्रोवाइड करा सकें। सो द मिल्क ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रॉम। और जो मिल्क इनिशियल फ्यू डेज मतलब बेबी के बर्थ के बाद जो इनिशियल कुछ दिन के लिए जो मिल्क मदर से रिलीज होता है, उसे हम कोलोस्ट्रम नाम से जानते हैं, विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी। और जो कोलोस्ट्रम होता है, ठीक है, वो बहुत सारे एंटीबॉडीज को रिबियर करता है, एंटीबायोटिक्स उसके अंदर होते हैं, और वो क्या मदद करेगा, वो बेबी के लिए बहुत ही जरूरी होता है, ताकि वो फर्दर डिजीज रेजिस्टेंट, वो आगे बढ़ के उस बेबी को रेजिस्टेंट पावर देंगे, ताकि वो किसी भी बीमारी से लड़ सके, उसे स्ट्रॉन्ग पावर देते हैं। एंटीबॉडीज जो होती हैं उस कोलोस्ट्रम में, वो बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को रेजिस्टेंट पावर डेवलप कराती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फ्रॉम ब्रिंगिंग अप ए हेल्दी बेबी। और क्या लिखा है, और तो और उसके साथ जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, मीन्स जो बच्चे का फर्स्ट मिल्क होता है, जो आफ्टर द बर्थ, बेबी के बर्थ के बाद जो फर्स्ट मिल्क होता है, उसे डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर का भी यही कहना है कि उसे बच्चे को जरूर पिलाने देना चाहिए, पीने देना चाहिए, बिकॉज वो बहुत ही जरूरी होता है फॉर ब्रिंगिंग अप ए हेल्दी बेबी। एक हेल्दी बेबी के लिए वो बहुत ही जरूरी होता है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स। उसमें एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं जो उसे रेजिस्टेंस पावर प्रोवाइड करते हैं फॉर फर्दर ग्रोथ, फॉर उसके और अच्छे ग्रोथ के लिए, उसके हेल्दी ग्रोथ के लिए उसे अच्छे हेल्दी रेजिस्टेंस पावर देते हैं, ताकि वो कई बीमारियों से बच सके, लड़ सके, ठीक है। सो अप टू नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया इस चैप्टर में, वो सारा का सारा बात थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में डिस्कस किया। और आज के टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया, हमने प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात की कि कैसे प्रेगनेंसी की कंडीशन आती है, ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद। और तो और जो 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होता है, उसमें बेबी एम्ब्रियो होता है, जो फोएटस होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। आफ्टर डेवलपमेंट द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन लैक्टेशन, डेवलपमेंट हो गया बेबी का, ठीक है। फिर पार्चुरेशन मींस द रिमूवल ऑफ द फोएटस फ्रॉम द मैटरनल बॉडी।
कि जो फोइटस है या जो बेबी है वो मदर बॉडी से कैसे बाहर आता है, किस प्रोसेस द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। मेनली ऑक्सीटोसिन आपको याद रखना होगा कि ऑक्सीटोसिन से ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्राइन वॉल्स में, जिससे पॉस्चुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। एंड लैक्टेशन प्रोसेस ये प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग सेल डिफरेंशिएशन मैमरी ग्लैंड्स करते रहते हैं, बट एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे ही प्रेगनेंसी एंड होती है तो वो लैक्टेशन प्रोसेस द्वारा मिल्क का प्रोडक्शन होने लगता है। और जो फर्स्ट मिल्क होता है उसे हम कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, जिसके पास बहुत सारे एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स होते हैं जो एक रेजिस्टेंस पावर प्रोवाइड करते हैं न्यूबॉर्न बेबी को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।